हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा यार, पढ़ाई को उमंग से कीजिए, ठीक है। कभी अपने ऊपर निगेटिविटी को हावी मत होने देना दोस्त, नहीं तो पढ़ाई आपका क्या होगा, हैम्पर होगा। वो कहावत है ना कि वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। एकदम सिलेक्शन को छीन लो और उसको लेकर इतिहास बना दो, ठीक है। याद रखना कि जोश में पढ़ाई करो यार, जोश में, ठीक है। और हम लोग जो वीडियो जो ला रहे हैं आपका करंट का, ये रेगुलर रहेगा। कल आपका अपलोड नहीं हो पाया, आज हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे प्रोग्राम शुरू की है? तो HDFC बैंक। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। और HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, मुंबई है, ठीक है। अभी आपको कल का, ये तो हालांकि हम लोग 15 फरवरी का करंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको दिखाई दे दिया, तो आप लोग को हम यहाँ पर लाने का प्रयास किए हैं। यूट्यूब के नए जो CEO बने हैं, ये नील मोहन बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, मतलब किसको हटाकर यूट्यूब के बने हैं? तो सुसन डायने वोजंस्की। याद रखिएगा। और यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? 2005 में, सैन मैटिनो कैलिफोर्निया में दोस्त। अब ये भारतीय मूल के व्यक्ति अब यूट्यूब संभालेंगे, तो ये भारतीय के लिए क्या है, गर्व की बात है। इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि सिलिकॉन वैली विश्व में कैलिफोर्निया को कहते हैं, ये परीक्षा में आता है कि सिलिकॉन वैली विश्व में किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया को। अगर भारत में पूछेगा सिलिकॉन वैली, तो याद रखिएगा, ये भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कर्नाटका को। कहाँ? कर्नाटका में बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए ये काफी फेमस जगह है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। और भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु, कर्नाटका को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया है? तो याद रखिएगा, जो मिस्र के, याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल्ला फतेह अल सीसी साहब, इन्होंने क्या किया है आपको? IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड दिया है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। और एक चीज और याद रख लेना है आपको, मान लीजिए कि आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम लेके जाते हैं, तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा, इधर में भूमध्य सागर है, इधर में भूमध्य सागर है, और इधर में क्या है? याद रखिएगा, लाल सागर है, लाल सागर है। और यहीं पर एक मिस्र है। तो याद रखिएगा, आपको ये पता भी होगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक नहर है, जिसका नाम क्या है? स्वेज नहर। जो दुनिया का जो दुनिया का सबसे जो दुनिया का सबसे बड़ा नहर है। दुनिया का सबसे बड़ा नहर कौन है? स्वेज नहर। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे व्यस्त नहर, तो दुनिया का सबसे व्यस्त नहर जो है, याद रखिएगा, वो है कील नहर। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर जो है, वो है कील नहर। यूरोप में जाओगे तो इधर में उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर, और इधर में है बाल्टिक सागर। याद रखिएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में एक नहर है, कील नहर। और कील नहर जर्मनी में, अगर ओरिजिनल देश पूछे तो ये जर्मनी में। तो ये दोनों नहर पे याद रहे। कभी कभी क्या करता है बॉस कि ये दे देता है स्वेज नहर, और स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है, तो इसको आपको परीक्षाओं में पूछ देता है। तो उत्तर में जो बंदरगाह है, स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है, और दक्षिण में स्वेज बंदरगाह है। तो इसको याद रखिएगा, जो स्वेज नहर है, इसके स्वेज बंदरगाह, इसके उत्तर में, याद रखिएगा, इसके उत्तर में पोर्ट सईद बंदरगाह है, और दक्षिण में स्वेज बंदरगाह है। आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और बीच में दो लेक भी है, याद रखिएगा, लिम्सा लेक, लेक मतलब झील, तो लिम्सा झील, और एक और है ग्रेट बीटर लेक, ग्रेट बीटर लेक। तो इसको भी याद रखिएगा। तो पूछेगा कि स्वेज बंदरगाह के उत्तर में कौन सा, स्वेज नहर के उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद। और दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है? स्वेज बंदरगाह। और लिम्सा झील और ग्रेट बीटर जो लेक है, इसी आपका स्वेज नहर पर ही स्थित है।
इसको याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नहर सुएज और दुनिया का सबसे व्यस्त नहर किल नहर। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर भूमध्य सागर को, और किल नहर याद रखिएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कि हाल ही में मोहम्मद सुहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा बांग्लादेश के। दोस्तों ऐसा है कि जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सुहाबुद्दीन साहब, तो बांग्लादेश में एक प्रोसेस है दोस्त कि वहां पर 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति कोई नहीं बन सकते, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप चाहो तो जितनी बार भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, और इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 57 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी कोई बन सकता है, कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं है। आपको पता है अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। याद रखिएगा ये 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। अनुच्छेद 55 में क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है दोस्तों? मतलब पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि अनुच्छेद 57 में क्या है, तो ये अनुच्छेद 57 में क्या है? तो याद रखिएगा पुनर्निर्वाचन, यानी एक व्यक्ति भारत का कितना भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। याद रखिएगा अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता है राष्ट्रपति का, योग्यता का वर्णन किसमें है? 58 में, याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो है 59 में क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवा शर्तों का वर्णन है अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद जो 60 है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 61 में याद रखिएगा महाभियोग का वर्णन है। और याद रखिएगा अनुच्छेद 71 क्या है? कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाए तो उसका हल कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। और अनुच्छेद 72 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। तो कुछ बेसिक आर्टिकल है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो याद रखिएगा कहाँ होगा? नागपुर में होगा। और यह भी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि पहला जो है पहला भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भी परीक्षा में आया हुआ है, 1917 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। और मुद्रा पूछेगा तो टका है। मुद्रा कौन है? टका है, इसको भी आप याद रखिएगा। आदि महोत्सव, आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है आदि महोत्सव, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आदि महोत्सव 2023 कहां पर हुआ? दिल्ली में। और उद्घाटन पूछे आपसे तो उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री मोदी साहब। कौन किए थे? प्रधानमंत्री मोदी साहब, याद रखिएगा। वोमेन प्रीमियर लीग, आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर वोमेन प्रीमियर लीग भी होता है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन मतलब इस बार बोली लगा है? तो स्मृति मंधाना का, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल सी फूड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सी फूड सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? इस बार भारत के कोलकाता में हो रहा है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोई भी बड़ा सम्मेलन जब भारत में होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि डोरियन डिसियन कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मोल्डोवा के, याद रखिएगा। और साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो निकोस क्रिप्टोडोलाइट्स, याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा कि अगर पूछेगा
कि आयरलैंड की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, आयरलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है लियो लियो वराडकर। ये भारतीय मूल की है, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कौन से मूल की है? तो भारतीय मूल की है, तो इसलिए आपको परीक्षा में पूछ सकता है। अच्छा, साइप्रस की जो राष्ट्रपति है निकोस क्रिप्टोलाइट्स। तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा, जो साइप्रस की राजधानी है वो है निकोसिया। सचिवालय उचिवालय में पूछ देता है तो साइप्रस की राजधानी कौन है? तो याद रखिएगा निकोसिया है। तो ये आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ मतलब बैक डेट के भी करंट अफेयर्स को हमने इसमें डाल दिया है ताकि आपका रिवीजन हो। तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कौन सा देश में चली है? तो जर्मनी में। अगर पूछ दे कि एशिया में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश में है? तो याद रखिएगा चीन ने बनाया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं, आपको पता ही है। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। आवारा तत्व किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। तो ये सब कुछ बेसिक जान लीजिएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास क्रूज कहां से कहां चलेगा? वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है, और ये काफी चर्चित में था, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है आपको याद कर लेना होगा कि ये जो है आपको पता है, अगर हम भारत का बात करते हैं तो ये NW1 है, याद रखिएगा, नेशनल जल मार्ग 1। तो नेशनल जो जल मार्ग 1 है, तो याद रखिएगा NW1 ये कहां कहां से चलता है? तो प्रयागराज से होते हुए ये कहां चल जाएगा? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। तो अगर पूछेगा आपसे इसी रूट पर ये चल रहा है, चूंकि इसी रूट पर आपका है यानी कि वाराणसी, तो याद रखिएगा प्रयागराज होते हुए, वाराणसी होते हुए, पटना होते हुए हल्दिया पश्चिम बंगाल में चल जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल वाटरवेज 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया कभी चलता है, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि दूसरा तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम इसको और करते हैं तो याद रखिएगा सदिया से धुबरी, याद रखिएगा NW जो 2 है ये चलता है सदिया, ये पूर्वोत्तर में, असम एरिया में, अरुणाचल प्रदेश एरिया में। तो NW2 कहां से चलता है? सदिया से धुबरी चलता है, इंपॉर्टेंटली आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो है याद रखिएगा NW3 जो है कोल्लम से, ये केरल में, कोल्लम से कोट्टापुरम ये चलता है केरला साइड में, याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे कि NW4 यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 4 कहां से कहां चलेगा? तो याद रखिएगा काकीनाडा से मरक्कम या भद्राचलम, या आंध्र प्रदेश वाला रीजन में। तो NW4 काकीनाडा से भद्राचलम, इसको भी याद रखिएगा। और NW5 यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 5 कहां से जाएगा? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, तलचर उड़ीसा में, तलचर से धमरा, याद रखिएगा। और जो सबसे छठा है, यानी टोटल हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग कितना है? 6। तो याद रखिएगा ये चलता है लखीमपुर से भंगा, ये भी आपको असम और ये नागालैंड मिजोरम वाला एरिया में, लखीमपुर से भंगा। तो ये टोटल जो है आपका 6 राष्ट्रीय जल मार्ग है, याद रखिएगा। पहला कौन? प्रयागराज से हल्दिया। दूसरा कौन? याद रखिएगा जो दूसरा है वो सदिया से धुबरी। और तीसरा जल मार्ग याद रखिएगा कोल्लम से कोटापुरम। और चौथा राष्ट्रीय जल मार्ग भद्राचलम से काकीनाडा या काकीनाडा से भद्राचलम। NW5 तलचर से धमरा। और NW6 लखीमपुर से भंगा। तो कुछ कुछ बातों को आप बेसिक में याद रखिएगा। टोटल 6 हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम। और कोल्लम कहां पर है दोस्तों? केरल में, काफी इंपॉर्टेंट है। और दुनिया की पहली जो है डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बन गई है। और बीजेपी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1980 में। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्सलेंस सेंटर कहां खुला है? मेघालय। कहां खुला है? मेघालय। और याद रखिएगा
जो मेघालय है, मेघालय में एक राष्ट्रीय पार्क है नोकरेक, ये बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है? मेघालय में। पापनास मंदिर कहाँ खुला है? मतलब कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये चर्चा में इसलिए आ गया था दोस्तों कि एक प्रसाद योजना है कि जितने भी भारत सरकार का, जितने भी भारत में जो पौराणिक मंदिरों हैं उनके विकास के लिए पर्यटन वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाए, तो एक प्रसाद योजना को भारत सरकार ने शुरू किया है और उसी प्रसाद योजना में इस मंदिर को शामिल किया है, कर्नाटक के 4 मंदिर को। तो इंपॉर्टेंट है। तो प्रसाद योजना जो आया था 2014-15 में आया था और इसका फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ऑगमेंटेशन, याद रखिएगा, ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कर्नाटक में पहले से भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो याद रखिएगा। एक यहाँ पर एक मंदिर है श्रवण बेलगोला का मंदिर, श्रवण बेलगोला का मंदिर जो है, याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और याद रखिएगा ये कौन से भगवान का है? तो बाहुबली भगवान का है, ठीक है, बाहुबली का है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है, जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव के क्या थे? ये बेटे थे। तो याद रखिएगा इन्हीं का ये मंदिर है बाहुबली का। श्रवण बेलगोला का मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको याद रखिएगा। इसका निर्माणकर्ता कौन थे? तो चामुंड राय थे। इस मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे दोस्त? तो चामुंड राय थे। तो इसको भी याद रखिएगा। ऐसे कुछ मंदिरों के नाम आपको रिकॉल करवा देते हैं, आपको याद रखिएगा, काफी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है, याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है, ठीक है। और आपसे पूछ देगा कि बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तो तंजौर में है। और सचिवालय में क्वेश्चन पूछा था कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फर्स्ट सीटिंग में? तो चोल शासक था राजराज प्रथम, ठीक है। तो याद रखिएगा राजाराज प्रथम, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अगर पूछ दे आपसे कि मतलब लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो यायाति केसरी थे। कुछ इंपॉर्टेंट मंदिरों का हम लोग चर्चा कर लेते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है, कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। ये सब अगर इसका निर्माणकर्ता पूछ दे तो नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये कुछ नाम है, याद रखिएगा। और बीपीएससी में एक मंदिर का नाम पूछा था दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम था कि आपको जो है बोरोबुदुर का मंदिर, याद रखिएगा, बोरोबुदुर का मंदिर ये कहाँ पर है? तो बोरोबुदुर का जो मंदिर है दोस्त, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया सुमात्रा जावा द्वीप पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जावा द्वीप कहाँ है? आपका इंडोनेशिया। तो कुछ याद रख लेना है, ठीक है। और जरूरी चीज है ये सबको आपको रखना है दिमाग में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, देखो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय, आप लोग इसको अंतरराष्ट्रीय कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा रेयाना बरनाबी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका और रूस इसका किए थे। और याद रखिएगा कौन रॉकेट से ये जाएंगी? तो याद रखिएगा फाल्कन रॉकेट से। और कौन सा मिशन है? याद रखिएगा AX2 मिशन, इसको याद रखिएगा। प्रोजेक्ट दंतक में तैनात महिला अधिकारी का क्या नाम है? तो सुरभि जखमोला। प्रोजेक्ट दंतक क्या है भाई? याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट दंतक है ना, प्रोजेक्ट दंतक, यहां पर भारत सरकार जो है भूटान, अगर आप इसको हम लोग नॉर्मली, अगर हम लोग थोड़ा सा फिगराइज्ड करके पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपको पता है, ठीक है, हम नॉर्मली एक फिगर खींचे हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
यहां पर आपका क्या है, भूटान है, भूटान है। तो भूटान जो है दोस्तों, तो भारत जो है, भारत और भारत भूटान से अपना कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट जो है दंतक के तहत यहाँ रोड बना रहा है। और याद रखिएगा ये रोड जो बना रहा है ये बीआरओ बना रहा है, बीआरओ। और बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों दरोगा दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि बीआरओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में। तो ये प्रोजेक्ट दंतक में तैनात महिला अधिकारी कौन है, सुरभि जखमोला। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहां हुआ, दुबई में। और इसका थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एससीओ का मतलब हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के 2023 में बैठक कहां होगी, तो भारत में होगी। काफी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारा बैठक तो आप जानते हो यार कि जो G20 का जो बैठक होने वाला है 2023 में, ये कहां होने वाला है, भारत में होने वाला है, चर्चित भी है। अभी आपको आज जो है शिवरात्रि है, तो क्या हुआ कि आप जहां भी आप देखोगे जो मतलब अब जितना भी बैनर पोस्टर लगा है उसमें आपको G20 का नाम देखने को मिल जाएगा। और एक चीज बता दें, लगभग 200 शहरों में, 200 शहरों में G20 की मुख्य रूप से इसकी बैठक नई दिल्ली में होगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी 200 शहरों में इसकी बैठक आयोजित होंगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कौन सा ऐसा दो जगह है जहां पर यह बैठक होगा, तो याद रखिएगा राजगीर और बोधगया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि G20 की बैठक जो होगी 200 शहरों में होगी। और बिहार के कौन से शहरों में, राजगीर और बोधगया। भाई हमारे पास पर्यटन है, पर्यटन को हम लोग एक्सपोज करेंगे कि भैया हमारे पास भी सुविधा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए कि अगर पूछे कि G20 की बैठक बिहार में कौन से दो शहरों में होगी, तो राजगीर और बोधगया। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि मिशन 300 प्लस और मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान को चुनाव आयोग ने कहां शुरू किया, तो मेघालय में। दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में जो वोटिंग है वो हमारे लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज है वोटिंग, मतलब चुनाव। और चुनाव में क्या हो रहा है कि लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है, महज 37, 38 या 40% ही वोटिंग होते हैं, जबकि ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने क्या किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करने के लिए, मेघालय में चुनाव होने वाला है, तो मिशन 300 और प्लस मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान शुरू किया है मेघालय में चुनाव आयोग। और आपको पता है सर कि जो है चुनाव, जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो कब बना, तो 25 जनवरी 1950 को बना। और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये भी दरोगा में क्वेश्चन आया था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को, याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत में, तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है। पहले जो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, अच्छा पहली, ये सुकुमार सेन है, पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है, इसको भी याद रखिएगा। और पहली महिला, ये MPPCS के एग्जाम में आया था, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है, बनी थी, तो याद रखिएगा BS रमा देवी, BS रमा देवी, इसको भी याद रखिएगा। और निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 324 में है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा बेंजामिन नेतान्याहू बने हैं। अगर पूछ देगा ये कौन सी पार्टी के हैं, तो लिकुड पार्टी। ये भी बहुत परीक्षा में पहले पूछे जाते थे कि लिकुड पार्टी किस देश में है, तो याद रखिएगा इजराइल। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ बना इस बार, मुंबई में। हमारे कल्चर को, मतलब लोगों को जानकारी देने के लिए कि हमारे भारत की क्या संस्कृति है, तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ बना यार, मुंबई में। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंबई में जो है, मुंबई जो है, यहाँ पर मुंबई है, ये गुजरात है। मुंबई में कुछ राष्ट्रीय पार्क है, मुंबई में कुछ
राष्ट्रीय पार्क हैं, ठीक है। मुंबई में कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, याद रखिएगा, बहुत परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट है। तडोबा, तडोबा, तडोबा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है? मुंबई में, इसको याद रखिएगा। गुगामल राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, यह भी कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में। अगर पूछ देगा कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ है दोस्त? ये भी महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा कुछ, एक पेंच, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। लेकिन पेंच में एक याद रखिएगा, पेंच में पेंच भी है, यानी पेंच दो राज्यों में है, सीमा पर है, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इस जाते जाते आपको एक क्विक रिव्यू करा देते हैं। भारत में कुल बड़े बंदरगाह जो हैं, याद रखिएगा 13 है। तो आपको पता है 13 का नाम यहाँ पर 5 मिनट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। गुजरात है, गुजरात में एक बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। टोटल भारत में बड़े बंदरगाह 13 हैं, और कांडला बंदरगाह का नाम क्या कहा गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 3 है, महाराष्ट्र में 3 है। पहला मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। उसके बाद है नाहवा सेवा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, नाहवा सेवा बंदरगाह, याद रखिएगा, जिसको जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। और तीसरा बधावन बन रहा है अभी, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा गोवा में, तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मरमा गोवा बंदरगाह, गोवा में, ये महाराष्ट्र में है। और गोवा में मरमा गोवा है, जो जुआरी नदी के तट पर है, याद रखिएगा, जुआरी नदी। अगर पूछेगा कर्नाटका में, कर्नाटका में कौन सा बंदरगाह है? तो याद रखिएगा न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और केरल में, केरल में कौन सा बंदरगाह है? तो कोची बंदरगाह, याद रखिएगा, कोची, कोची बंदरगाह कहाँ पर है? तो केरल में है। ये तो है पश्चिमी साइड, पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। तो हो गया ना 6, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इधर 6 इधर, यानी कि मतलब समानता का अधिकार है भाई साहब। मतलब भारत में, मतलब दोनों तटों पर, पश्चिमी और पूर्वी तट पर, दोनों तटों पर 6-6 हैं। इधर भी है आपका कि तमिलनाडु वाला रीजन में तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है, याद रखिएगा। चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट, और एक है एन्नौर। ये तीनों कहाँ पर हैं? तो ये तीनों जो हैं, ये तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। और यहाँ पर कोलकाता में एक है, कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट। और इसका नया नाम क्या हो गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इसको भी याद रखिएगा। तो 12 हो गए। और यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में भी एक बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो टोटल बड़े बंदरगाह भारत में कितना हो गए? 13, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का थीम क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ? धारवाड़, कर्नाटक। और युवा महोत्सव 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है, इसी दिन को, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और युवा महोत्सव भी इसी परिप्रेक्ष्य में मनाते हैं स्वामी विवेकानंद। तो आपको आपको पता है ना कि 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था, तो क्या मारिएगा? 1857 में हुआ था रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे, याद रखिएगा, इनका नाम भी स्वामी विवेकानंद था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद था, इसको भी याद कीजिएगा। आपको एक चीज बताने हैं, स्वामी विवेकानंद, इसको ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसके जन्मदिन को? तो आपको पता है सरोजनी नायडू, जो भारत की पहली क्या थी? राज्यपाल थी। और सरोजनी नायडू महिला राज्यपाल थी।
और सरोजनी नायडू की 2 पुस्तकें याद रखिएगा, ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेश होल्ड। गोल्डन थ्रेश होल्ड, ये दोनों किसके द्वारा रचित हैं? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, और इनकी 2 पुस्तकें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया को समाप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2027 तक। अब आपसे पूछेगा कि मान लो कि ये तो भारत सरकार का लक्ष्य है और मतलब विश्व स्तर पर कब तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। अब आपसे पूछ दे फाइलेरिया मतलब होता है हाथी पांव, और इस भी कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखिएगा ये क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है दोस्तों। तो बिल्कुल ये जितना भी कंटेंट है आप इसको देखिएगा, याद कीजिएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी हौसला मिलेगा और अच्छा कंटेंट लाएंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।